वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन डबल एट। और अपन इसके अंदर में अब नेक्स्ट जो अपन पी आर यादव के अंदर में जो पढ़ रहे हैं टॉपिक शुरू करते हैं इसको। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अपना कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपन। सॉरी, कार्डियोमायोपैथी अपन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले अपन पढ़ते हैं अपन कार्डियक अर्दीमिया। ठीक है, कार्डियक अर्दीमिया डिस्फिदिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिसर्मिदिया के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं सिंपल सी जो समझ ले रहे हैं कि नॉर्मल साइनस रिदम क्या होता है। जो आपका नॉर्मल साइनस रिदम 100 से 100 बीट्स पर मिनट है, तो आपका नॉर्मल जो है वेंट्रिकुलर एट्रियल रिदम है वो वर्क कर रहा है। ब्रेडिकार्डिया यानी कि जब आपका कार्डियक रिदम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, डिसरिथमिया की कंडीशन हो तो उस कंडीशन में आपका जो हार्ट रेट जो है यहाँ पर बीट 60 बीट पर मिनट हो जाता है रिदम। ठीक है, ये नॉर्मल इन सम इंडिविजुअल्स लाइक एथलीट्स। ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर में कुछ उसको नॉर्मल समझ सकते हैं। ठीक है, क्यों नॉर्मल इसलिए क्योंकि उनके अंदर में जो हार्ट है वो एक तरीके से थोड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है चीज़ों को लेके कि वो क्या करता है कि जब पर्सन बहुत ज़्यादा भागने लग जाता है तो उसकी कार्डियक मसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी थिक हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स बढ़ने की वजह से जो उसका हार्ट जो है वो नॉर्मली भी जो है वर्क करने लग जाता है बिलो 60 के आसपास, यानी 50 के आसपास जो उसकी हार्ट रेट है वो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में रहती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं साइनस टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया की बात आती है तो टैकीकार्डिया यानी कि जो रेगुलर रिदम है वो कितना हो जाता है आपका 100 टू 180 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन इसके अंदर में वो बात करते हैं अपन एट्रियल फिब्रिलेशन की कि एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है। बात करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन तो मल्टीपल रैपिड इम्पल्सेस फ्रॉम मैनी फोर्सेस in totally disorganized manner at a rate of 350 to 600 times per minute seconds। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है कि हार्ट के अंदर में जो इम्पल्सेस बन रही हैं और इम्पल्सेस कितनी हो जाती हैं 350 से 600 टाइम्स पर सेकंड के हिसाब से ये चलते हैं। ठीक है, थ्रोम्बी में भी फॉर्म्ड ड्यू टू एट्रियल क्वेरिंग। ठीक है, थ्रोम्बी जो है वो एट्रियल क्वेरिंग के वजह से बनता है। नो डेफिनेटिव पी वेव इज ऑब्जर्व। इसके अंदर में कोई भी पी वेव ऑब्जर्व नहीं होती है, नहीं देखने को मिलती है। यानी कि मैं सिंपल से बात करूं कि जो देखो ये साइनस टैकीकार्डिया का कुछ इस तरीके का आपको ईसीजी देखने को मिलता है। और ये देखिए जो एट्रियल फिब्रिलेशन है इसके अंदर में कोई भी पी वेव जो है वो एब्सेंट होगी। ठीक है, ये फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात करें तो रिपीटेटिव फीलिंग ऑफ इरिटेबल वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोर्सिंग एट द रेट ऑफ 140 to 250 beats per minute or more, that's called ventricular tachycardia। यानी कि जो फोर्सिक जो रेट है वो 140 से 250 बीट्स पर मिनट या फिर इससे भी ज़्यादा हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट। ये क्या कॉज कर सकता है आपके अंदर में कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। उसके बाद में prepare the client for synchronized cardioversion। ठीक है, give defibrillation CPR impulses client with the ventricular tachycardia। अगर कोई वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जा रहा है तो इस पेशेंट को आपको जो है CPR देने की ज़रूरत पड़ सकती है और उसके साथ में आपको पल्सलेस क्लाइंट हो सकता है ये। ठीक है, इसके अंदर में आपको CPR और डिफिब्रिलेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर मैं बोलूँ कि इसकी जो पल्स है वो कैसी हो जाएगी, CD ये जो दिख रही हैं ये है और इसके साथ में ये इस तरीके की पल्स आपको देखने को
मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। उसके बाद बात करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है? इम्पल्सेस from many irritable foci in the ventricles fire in the totally disorganized manner। एक तरीके से बात करूं, जो इम्पल्सेस हैं वो टोटली क्या हो जाती है? इरेगुलर हो जाती हैं। ठीक, किसके अंदर में? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर में। और वेंट्रिकल्स इन क्वेरिंग स्टेट, सो देयर इज नो कार्डिक आउटपुट। इसके अंदर में कार्डिक आउटपुट जीरो हो जाता है, यानी कि कोई कार्डिक आउटपुट नहीं रहेगा। इट इज वेरी फेटल इफ नॉट करेक्ट विद इन 3 to 5 मिनट्स। ये बहुत ज़्यादा फेटल कंडीशन है, मतलब मौत के कारण बन सकती है अगर इसको 3 से 5 मिनट के अंदर में अगर सही नहीं किया जाए। और क्लाइंट विल बी अनकॉन्सियस विथ नो पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन और हार्ट साउंड। यानी ये पेशेंट कैसा हो जाएगा? मरे इंसान के बराबर, यानी कि इसके अंदर में पल्स, बीपी, हार्ट रेट कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर में। बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सबसे पहले आपको सीपीआर देना है टिल अवेलेबिलिटी ऑफ डिफिब्रिलेशन। जब फिब्रिलेशन नहीं हो, डिफिब्रिलेशन, तो आपको क्या देना है? सीपीआर। अदरवाइज आपको क्या देना है? डिफिब्रिलेशन देना है। डिफिब्रिलेशन द क्लाइंट विद द 120 to 200 जूल्स। ठीक है, 120 to 200 जूल्स देना है। और 360 जूल्स जो है वो अपना मोनोफेजिक डिफिब्रिलेशन के अंदर में देना है। यानी कि अगर दो पोल वाला है तो 120 to 200, और एक ही पोल वाला है तो आपको कितना देना है? 300, 350 जूल्स जो है वो देना है करंट इसके अंदर। Then give continuous CPR for 2 minutes and again recess the cardiac rhythm of client. If rhythm is not correct, again defibrillate client with the same energy। सेम एनर्जी के साथ में वापस डिफिब्रिलेट करना है। देखो सिंपल सी बात है कि आप जो बाइपोलर लगा रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर में आपको 200 120 से 200 जूल यूज़ करना है। ठीक है, सिंगल पोलर मोनोपोलर का अगर लगा रहे हो डिफिब्रिलेशन, तो उसके अंदर में आपको 350 जूल का जो है करंट यूज़ करना है। और ये देने के बाद में फिर आपको 2 मिनट तक क्या करना है? 2 मिनट तक आपको सीपीआर देना है और फिर वापस एसेस करना है। अगर पेशेंट सही हुआ है तो ठीक है, और नहीं हुआ है तो आपको फिर वापस से क्या करना है? डिफिब्रिलेशन देना है और सेम एनर्जी के साथ में वापस इस पर डिफिब्रिलेशन अप्लाई करना है। ठीक है, वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन सॉरी फिब्रिलेशन में जो उसमें इस तरीके की जो इम्पल्सेस हैं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ईसीजी, इस तरीके की ईसीजी आपको देखने को मिलते हैं। फॉर गाइडलाइन टू गिव सीपीआर रेफर्स टू फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, आपको जो गाइडलाइंस हैं सीपीआर की, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? सीपीआर देना है। ठीक है, मैनेज ऑफ कार्डियक डिसएरिथमिया। ठीक है, जो कार्डियक डिसएरिथमिया है इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो लिखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कार्डियक डिसएरिथमिया कैन बी करेक्टेड बाय फॉलोइंग टेक्निक्स। एग्जांपल के लिए बात करूं, सबसे पहला है आपका वेगस वेगल मैन्यूवर। ठीक है, आपका जो वेगल मैन्यूवर है इसके अंदर में क्या करते हैं? एनी फिजिकल एक्शन दैट इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक टोन, डिक्रीज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द हार्ट। इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी जो क्या कर सके, आपके पैरासिम्पैथेटिक टोन को इंक्रीज करे और कंडक्शन सिस्टम को क्या करे? इम्पल्सेस को डिक्रीज कर सके, ऐसी क्या करनी है? फिजिकल एक्टिविटी करवानी है। इट इज यूज्ड एज अ फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर में इसका यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है अपना कौन सा? वेगल मैन्यूवर। ठीक है, इट्स एग्जांपल इंक्लूड बियरिंग डाउन द स्टेयरिंग, यानी कि एक तरीके से सीढ़ियों पर उतरना चढ़ना, और मैसेजिंग द कैरोटिड साइनस, कफिंग और गेगिंग। ठीक है, गेग रिफ्लेक्स करके या कफ करके करके क्या करो आप? उसको स्टिमुलेट करो, जिससे क्या हो जाएगा? आपका कफिंग एक्टिवेट होगा और गेगिंग की वजह से आपका थोड़ा सा मसाज वगैरह भी कर सकते हो, जिससे कैरोटिड मसाज से भी आपका क्या होता है? वेगस नर्व स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, वाल्स मैनुअर।
वंस मैनूवर की बात करें तो एन अटेम्प्ट फॉर फोर्सिबली एक्सेल विथ ग्लोटिस नोज और माउथ क्लोज्ड। ठीक है, आप क्या करते हो एक तरीके से आपका जो अटेम्प्ट करोगे जिसका फोर्सफुली क्या करो एक्सेल आउट कर रहे हो किसको ग्लोटिस एंड नोज के माउथ के थ्रू क्या करते हो आप बाहर की तरफ सांस वगैरह निकालने की कोशिश करते हो जोर से, जिससे भी क्या होता है वाल्स मैनूवर बोलते हैं। दिस मैनूवर कोज इंक्रीज This maneuver cause increase in intrathoracic pressure, slowing the pulse, decrease the turn of the blood in the heart and increase the venous pressure। इस मैनुअर का फ़ायदा क्या है? ये क्या करता है आपके इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ाता है और इन पल्सेस को स्लो करता है और आपके जो ब्लड रिटर्न है इसको भी क्या करता है ये बढ़ाता है। ठीक है, उसके साथ में इंक्रीज वेनस प्रेशर, ये वेनस प्रेशर को भी बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में इट हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया टू नॉर्मल साइनस रिदम। ठीक है, जो आपका सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया है इसको नॉर्मल साइनस रिदम के अंदर में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कार्डियोवर्जन। ठीक है, कार्डियोवर्जन क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज एन सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक टू कवर्ट एन अनडिजायरेबल रिदम टू द स्टेबल रिदम। ठीक है, सीधी बात करूं कि ऊपर नीचे रिदम में गलत चल रहा है तो आप क्या करो सीधा सीधा हार्ट को क्या कर दो छोटा सा शॉक दे दो। ठीक है, यानी छोटा सा शॉक देने पे क्या होगा ये धीरे धीरे वापस से अपने सही रिदम में आ जाए। इट इज यूज लोअर एनर्जी देन डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन से भी कम की एनर्जी अपन इसके अंदर में यूज करते हैं। इट इज यूज अ टर्मिनेट रिदम्स सच एज द एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड विल टॉलरेट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसको बहुत सारी जगह आप यूज कर सकते हो रिदम सही करने के लिए। ठीक है, फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर की कंडीशन में, इन सारी कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन की बात करें तो इट इज एन सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक विच इज यूज्ड टर्मिनेट पल्सेस इन वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, आप सिंक्रोनाइज तरीके से यानी कंट्रोल मेथड के अंदर में क्या करो आप शॉक दे दो किसको हार्ट को, जिससे क्या हो जाएगा जिससे क्या होगा एक तरीके से हार्ट आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। डिफिब्रिलेशन इज चार्ज। देखो एक बात अपन 120 से 200 जूल जो है वो यूज करते हैं कौन सी कंडीशन में बाईफेजिक कंडीशन में, और 360 से 360 जूल जो है वो मोनोफेजिक कंडीशन में अपन यूज करते हैं, यानी जब एक इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं तो 360 जूल का अपन यूज करते हैं फॉर वन काउंटर शॉक, एक ही काउंटर शॉक लगाने के लिए। ठीक है, बिफोर गिविंग द शॉक shut off the oxygen and ensure that one is touching the bed and client। ठीक है, आपको जाहिर सी बात है जब आप शॉक दे रहे हो तो उस टाइम पे क्या कर देना है कि आपको पेशेंट का जो ऑक्सीजन है वो बंद कर देना है, क्योंकि अपने को पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है O2 जो है वो सीधा सीधा आग पकड़ता है, यानी कि ये क्या कर सकता है पेशेंट के अंदर में आग लगा सकता है। उसके साथ में जो उस पेशेंट को टच वगैरह नहीं करना है। क्यों टच नहीं करना है? क्योंकि जो पेशेंट को शॉक अपन लगाने वाले हैं वो शॉक किसको लग सकता है जो उसको टच कर रहा है उसको भी लग सकता है, यानी एक तरीके से करंट फ्लो हो रहा है वो सामने वाले पर्सन में भी जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपन बात करेंगे कार्डियोमायोपैथी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और जो इसको है शेयर करें, और जो अपनी पी आर यादव की क्लासेस खत्म हो जाएगी उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे मॉस बी।